हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। संवेद ई क्लास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं सतीश कुमार पी, बेंगलुरु ग्रामीण जिला होसकोटे तालुक के सरकारी हाई स्कूल हसीगाल में हिंदी अध्यापक के तौर पर सेवारत हूँ। बच्चों, आज हम कुछ हिंदी व्याकरणांश पढ़ेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ व्याकरणांशಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। बच्चों, पर्दे पर कुछ वाक्य प्रस्तुत है। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए और पढ़िएगा। लोग डाकू के डर से कांप रहे थे। डाल से बंधी डोर टूट गई। लड़की सड़क पर खड़ी थी। लड़का डाल पकड़कर खड़ा था। डाकू, डर, डाल और डोर में किस वर्ण का बार बार प्रयोग किया गया है? बिंदु रहित ड का। लड़की, सड़क, खड़ी, लड़का में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? बिंदु सहित ड की। बहुत बढ़िया। बिंदु रहित डा और बिंदु सहित डा के लेखन में क्या अंतर है? बच्चों, आज हम बिना बिंदु वाले डा और बिंदु वाले डा से युक्त शब्दों की वर्तनी का अभ्यास करेंगे और यह भी देखेंगे कि इनके प्रयोग के नियम क्या हैं। अभ्यास 1, निम्नलिखित शब्दों को देखिए और पढ़िए। तुम पढ़ो सुकृत। डर, डाली, डरना, डाल, डोली, डमरू, डाकू, डगमग, डगर। इन शब्दों में बिना बिंदु वाले ढा का प्रयोग कहाँ किया गया है? शब्द के आरंभ में। बहुत बढ़िया। डा के प्रयोग के बारे में आप क्या नियम निकाल सकते हैं? बिंदु रहित डा शब्द के आरंभ में लिखा जाता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಹಿಂದಿಯ ಡಾ ಯುಕ್ತ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಬಿಂದು ರಹಿತ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾ ಕೆಳಗಡೆ बिंदु बरोदिಲ್ಲ। आगे बढ़ेंगे। अभ्यास 2, इन शब्दों को ध्यान से देखिए और पढ़िएगा। तुम पढ़ो सिंचना। लड़की, सड़क, पकड़ना, रगड़ना, कड़क, सड़ना, जकड़ना, मुड़ना, लड़ना। शाबाश। इन शब्दों में बिंदु वाले ढा का प्रयोग कहाँ किया गया है? शब्द के मध्य में। बहुत खूब। डा के प्रयोग के बारे में क्या नियम बना सकते हैं? बिंदु सहित डा का प्रयोग शब्द के मध्य में किया जाता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಂದು ಇರುವಂತಹ ಡಾವನ್ನು ಶಬ್ದದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? आगे चलेंगे। अभ्यास 3, निम्नलिखित शब्दों को देखिए और पढ़िएगा। जड़, पेड़, अकड़, लड़, पकड़, जगड़, जकड़, ताड़, बिगड़। इन शब्दों में बिंदु वाले ढा का प्रयोग कहाँ किया गया है? शब्द के अंत में। वेरी गुड। इससे ढा के प्रयोग का क्या नियम है? बिंदु वाले ढा का प्रयोग शब्दों के अंत में भी होता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಂದು ಇರುವಂತಹ ಢಾವನ್ನು ಶಬ್ದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಂದು ಬರಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ। चौथा अभ्यास, निम्नलिखित शब्दों को देखिए और पढ़िए। अंडा, दंड, कंडा, घमंड, पंडा, कांड, झंडा, खंड, गेंडा। इन शब्दों में बिंदु रहित डा का प्रयोग कहाँ किया गया है? इन शब्दों में बिना बिंदु वाले ढा का प्रयोग शब्द के अंत में किया गया है। इसके बावजूद भी डा के नीचे बिंदु नहीं आया है। क्यों? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? डा से पहले
किन वर्णों का प्रयोग है? अनुस्वार वर्णों का। बहुत खूब। इससे क्या नियम निकलता है? अनुस्वार के बाद डा के नीचे बिंदु नहीं आता है। ಅನುಸ್ವಾರದ ನಂತರ ಡಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾ ಕೆಳಗಡೆ बिंदु बरोदिಲ್ಲ। आगे चलेंगे। पांचवा अभ्यास। इन शब्दों को ध्यान से देखिए और पढ़िएगा। लड्डू, अड्डा, हड्डी, खड्ड। बहुत खूब। इन शब्दों में डा की स्थिति कैसी है? संयुक्त अक्षर है। बहुत खूब। इससे क्या नियम निकलता है? संयुक्त अक्षरों में डा के नीचे बिंदु नहीं आता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡಾ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾ ಕೆಳಗಡೆ बिंदु बरोदिಲ್ಲ। समझ में है ना? आगे बढ़ेंगे। ठीक है। छठा अभ्यास। इन शब्दों को ध्यान से देखिए और पढ़िएगा। रोड, बोर्ड, रेडियो, कार्ड, रिकॉर्ड, स्पीड। इन शब्दों में बिना बिंदु वाले डा का प्रयोग कहाँ किया गया है? शब्द के अंत में। ऐसे होने पर भी डा के नीचे बिंदु नहीं आया है। क्यों? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೂ ಸಹ ಡಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏಕಿರಬಹುದು? ಊಹೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ? ये किस भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के। बहुत खूब। इससे आप क्या नियम निकाल सकते हैं? आगत शब्दों में बिंदु रहित डा का प्रयोग होता है। ये सब अंग्रेजी से आगत शब्द है। आगत शब्दों में डा के नीचे बिंदु नहीं आता है। आगत शब्द ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದಗಳು। आगे चलेंगे। सातवां अभ्यास। इन शब्दों को ध्यान से देखिए और पढ़िएगा। ये उपसर्ग युक्त शब्द है। उपसर्ग माने क्या है? उप का अर्थ है समीप अथवा पास। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। देखिए बच्चों, डर, डोल मूल शब्द है। इनसे पहले नी, बे, सु उपसर्ग लगाया गया है, जिससे बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವು ಉಪಸರ್ಗಯುಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ, ಅದರ ಅರ್ಥನೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮ, ಆಕಾರ, ನಿರಾಕಾರ. ಉಪಸರ್ಗಯುಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ ಕೆಳಗಡೆ बिंदु बरोदिಲ್ಲ। समझ में है ना? आगे चलेंगे। डू और डू के नीचे भी बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा। डू और डू के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡು ಮತ್ತು ಡು ಇವುಗಳ ಕೆಳಗೂ ಸಹ बिंदु बरोदिಲ್ಲ। अर्थ आयतಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ। ध्यान रखने की बात है, महाप्राण ढ और ढ को भी यही नियम लागू होता है। महाप्राण ढ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಂದು ರಹಿತ ಢ ಮತ್ತು ಬಿಂದು ಸಹಿತ ಢ ಇವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇವೇ ನಿಯಮಗಳೇ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ। एक बार फिर पुनरावलोकन करेंगे। मತ್ತೊಮ್ಮೆ पुनरावलोकन ಮಾಡೋಣವೇ? नियम ढ ढ निम्नलिखित संदर्भों में आता है। शब्द के प्रारंभ में, उदाहरण के लिए डमरू, डाली, ढोल आदि। संयुक्ताक्षरों में, उदाहरण के लिए षड्यंत्र, बुढ़ा आदि। अनुस्वार के बाद, उदाहरण के लिए अंडा, मंडप आदि। आगत शब्दों में, उदाहरण के लिए इडली, रेडियो आदि। उपसर्ग के कारण मध्यवर्ती बनते समय, उदाहरण के लिए निडर, बेडंग आदि। अन्यत्र ड और ढा के नीचे
बिंदी आती है। आगे बढ़ेंगे। मूल्यांकन के प्रश्न सुनो और लिखो। मूल्यांकन के प्रश्न सुनो और लिखो। अब मैं आपको श्रुतलेख के रूप में कुछ शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनकर लिखना है। लिखिएगा। डाल, लड़का, सड़क, पकड़ना, ढगमग, डोली। क्या लिख लिया? आपने जो लिखा है सही या गलत है, इनके साथ तुलना कीजिए। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಂದು ಸಹಿತ ಡಾವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಡ್ಕ, ಸಡಕ್, ಪಕಡನ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಸಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। आगे चलेंगे बच्चों। अब हम एक बाल गीत सुनेंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जल की रानी, की रानी, रानी से पहले की आया है, जीवन उसका पानी है। का, उसका पानी, का पानी, पानी से पहले का आया है। का की के ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಇವನ್ನು ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ। काकी के प्रयोग करने में बच्चे हो या बड़े हो बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए एक बार फिर हम इनका सही प्रयोग सीखेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕೀಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಕೀಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ। ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಕೀಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। पर्दे पर अंकित इन वाक्यों को देखिए तथा हिंदी और कन्नड़ के का, की, के, ना, ला, रा के प्रयोग भेद को समझने की कोशिश कीजिए। यह सुरेश का खिलौना है, ಇದು ಸುರೇಶನ ಬೊಂಬೆ। ಶ್ವೇತಾ ಕಿ ಮಾತಾ ಖುಷ್ ಥಿ, ಶ್ವೇತಾಳ ತಾಯಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು। ಯೇ ರಾಮು ಕಿ ಪೆನ್ಸಿಲೆ ಹೇ, ಇವು ರಾಮುವಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು। ಯೇ ರಾಧಾ ಕೆ ಘೋಡೆ ಹೇ, ಇವು ರಾಧಾಳ ಕುದುರೆಗಳು। वे किरण और मोहन के दादा है, ಅವರು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ರ ಅಜ್ಜ। हिंदी में खिलौना पुल्लिंग एक वचन है, अतः उससे पहले का आया है। माता और पेंसिलें स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन है, अतः इनसे पहले की आया है। घोड़े पुल्लिंग
बहुवचन है अतः उससे पहले के आया है। दादा पुल्लिंग आदर सूचक शब्द है अतः उससे पहले के आया है। कन्नड़ में ऐसा नहीं पाया जाता। सूचना, हिंदी में काकी के का प्रयोग इस प्रकार है। का पुल्लिंग एकवचन संज्ञा शब्द से पहले, की स्त्रीलिंग एकवचन अथवा बहुवचन संज्ञा शब्द से पहले, के पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा शब्द से पहले। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಕಿ ಕೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹಿಂದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನ ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬಹುವಚನ ಅಥವಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆದರ ಸೂಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. समझ में आया ना? अर्थ आयतಲ್ಲ मಕ್ಕಳೇ? आगे चलेंगे. हम लोग वार्तालाप करते हुए काकी के प्रयोग का अभ्यास करेंगे. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं. काकी के का संबंध कर्ता के अनुसार होगा, ना कि संबंधित शब्द के लिंग एवं वचन के अनुसार होता है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಕಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಕರ್ತೃವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಶಬ್ದದ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ವಚನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಕಿಕೆನ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಮೇಶ್ 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 ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ. ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಬೇಟಾ ಬೇಟಿ ಮಾತಾ ಬೇಟೆ ಪಿತಾ ದಾದಾ. ಈ ಶಬ್ದಗಳೇನಿದೆ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದಗಳು, ಎರಡನೇ ಶಬ್ದಗಳ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ವಚನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕೆ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ರಮೇಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಟಾ. यहाँ बेटा पुल्लिंग एकवचन है अतः उससे पहले का प्रयोग किया जाता है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಟಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಟಾ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಮೇಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಟಿ. यहाँ बेटी स्त्रीलिंग एकवचन है अतः उससे पहले की का प्रयोग किया जाता है. रमेश डैश माता. माता स्त्रीलिंग आदर सूचक शब्द है अतः उससे पहले की का प्रयोग किया जाता है. रमेश डैश बेटे. बेटे पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, इसलिए उससे पहले के लगता है. रमेश डैश पिता. पिता पुल्लिंग आदर सूचक शब्द है अतः उससे पहले क्या लगता है, के लगता है. रमेश डैश दादा. दादा पुल्लिंग आदर सूचक शब्द है अतः उससे पहले के लगता है. समझ में आया ना? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಟಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಟಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಟೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬಹುವಚನ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತಾ ಮತ್ತು ದಾದಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆದರ ಸೂಚಕ ಶಬ್ದಗಳು,
ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣವೇ? ಅಭ್ಯಾಸ 1. यह क्या है? यह पुस्तक है. खूब. यह पुस्तक, यह किसकी पुस्तक है? यह राजू की पुस्तक है. हाँ, यह राजू की पुस्तक है. यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है, अतः उससे पहले की का प्रयोग किया गया है. हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. यहाँ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ नहीं है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಲಿಂಗಗಳು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಪುರುಷವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ಲಿಂಗಗಳಿದೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಪುರುಷ ಜಾತಿಯ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಯ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪ್ರಾಣಿವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು, ಇವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಲಿಂಗಗಳು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಪುರುಷ ಜಾತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿವೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಪ್ರಾಣಿವಾಚಕ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವಿವೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವು ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಭಕ್ತವಾಗಿದೆ. यहाँ देखिए पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द, हागागी उससे पहले की प्रत्यय का प्रयोग किया गया है. समझ में आया ना? ये क्या है? ये पेंसिलें है. बहुत खूब. ये किसकी पेंसिलें हैं? ये सचिन की पेंसिलें है. बहुत बढ़िया. यहाँ देखिए बच्चों, पेंसिलें स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, अतः उससे पहले की का प्रयोग किया गया है. आगे बढ़ेंगे. ये क्या है? ये कुर्सियाँ हैं. बहुत बढ़िया. ये कुर्सियाँ किसकी हैं? ये कुर्सियाँ नंदिनी की है. बहुत खूब. यहाँ कुर्सियाँ स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द, अतः उससे पहले की प्रत्यय का उपयोग किया गया है. आगे बढ़ेंगे. यह क्या है? यह घड़ी है. बहुत खूब. यह घड़ी किसकी है? यह घड़ी राजीव की है. बहुत बढ़िया. घड़ी स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है, अतः उससे पहले की का प्रयोग किया गया है. आगे बढ़ेंगे. अभ्यास 2. यह क्या है? यह कपड़ा है. बहुत खूब. यह किसका कपड़ा है? यह राधा का कपड़ा है. बहुत बढ़िया. यहाँ कपड़ा पुल्लिंग एकवचन शब्द है, इसलिए उससे पहले का प्रयोग किया गया है. आगे चलेंगे. यह क्या है? यह चश्मा है. बहुत खूब. यह चश्मा किसका है? यह चश्मा रमेश का है. बहुत बढ़िया. चश्मा पुल्लिंग एकवचन शब्द है, अतः उससे पहले का प्रयोग किया गया है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಶ್ಮಾ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? अभ्यास 3. ये पैसे किसके हैं? ये पैसे कपिल के हैं. बहुत बढ़िया. यहाँ पैसे पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, अतः उससे पहले के का प्रयोग किया गया है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, पैसे ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ये किसके सिक्के हैं? ये मनोज के सिक्के हैं. बहुत बढ़िया. ये मनोज के सिक्के हैं. सिक्के पुल्लिंग बहुवचन है, अतः उससे पहले के का प्रयोग किया गया है. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಕ್ಕೆ
ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. आगे चलेंगे. ध्यान रखने की बात है, सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा रे रे और नाने नी हो जाता है. संबंधी शब्द सर्वनाम होने पर आवश्यकतानुसार का की के अतिरिक्त रा रे री अथवा ना ने नी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರ್ವನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾ ಕೆ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾ ರೇ ರಿ ಮತ್ತು ನಾ ನೇ ನಿ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. उदाहरण के लिए मेरा लड़का, यहाँ लड़का पुल्लिंग एकवचन है, अतः उससे पहले रा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಡ್ಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಡ್ಕ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇರಾ ರಾ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇರಿ लड़की, लड़की स्त्रीलिंग एकवचन है, अतः उससे पहले री का प्रयोग किया गया है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಡ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೇರಿ ರಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. तुम्हारा घर, तुम्हारी पुस्तक, हमारे गुरुजी, अपना भरोसा, अपनी इच्छा. समझ में है ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे. मूल्यांकन के प्रश्न. पर्दे पर अंकित वाक्यों में काकी के जोड़िए. यह पुस्तक अनिल डैश हैं. की. खूब. यह आप डैश कपड़ा है. का. बहुत खूब. ये पैसे सुरेश डैश हैं. के. बहुत बढ़िया. यह अनुराधा डैश माला है. की. आप तो बहुत होशियार हैं. ये सिंचना डैश सिक्के है. के. बहुत बढ़िया. यह राजू डैश चश्मा है. का. शाबाश. गृह कार्य. पढ़ाए गए पाठों से बिंदु रहित ड और बिंदु सहित ढ और बिंदु रहित महाप्राण ढ और बिंदु सहित महाप्राण ढ से बने शब्दों की सूची तैयार कीजिए. दूसरा प्रश्न, का की के जोड़ते हुए वाक्य लिखकर अपने अध्यापक को दिखाइए. होमवर्क करके अपने अध्यापक को दिखाना है. बच्चों, इन सभी अंशों को ध्यान में रखकर अच्छा अभ्यास करें. आप सबको शुभ हो. धन्यवाद. बहुत बहुत शुभकामनाएं.